हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की ये क्लास है हिंदी की, और हिंदी की इस क्लास में हम पढ़ेंगे समास के बारे में। समास क्या होता है, कितने भेद होते हैं, और हर एक समास के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, केवीएस का एग्ज़ाम हो, एचटेट हो, या फिर हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम हो, जहाँ भी हिंदी विषय पूछा जाएगा और हिंदी के अंदर समास जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। एक समास और एक संधि, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, दो टॉपिक ऐसे हैं हिंदी के अंदर जहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे कोई पेपर हो जहाँ हिंदी भाषा से क्वेश्चन आएगा, उसमें समास और संधि ये अवश्य मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे समास क्या होता है, कितने भेद होते हैं, और उनकी सभी को डिटेल में देखने वाले हैं। जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाएगी, यह क्वेश्चन जरूर आएंगे यहाँ से। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी नॉलेज हब जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। साथ के साथ जो कैंडिडेट नए हैं, जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, तो वो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले नॉलेज हब के नाम से। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं समास क्या होता है, कितने भेद होते हैं, सारी चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना, यानी कि किसी चीज़ को छोटा करना। सम प्लस अस, सम का अर्थ है अच्छी तरह से, पास, और आस का अर्थ है बैठना या मिलाना, यानी कि दो शब्दों को पास पास मिलाकर मिलाना, उसको बोलते हैं समास। जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति हटाकर उन्हें मिलाकर जब एक नया स्वतंत्र शब्द बनाया जाता है, तब इस मेल को समास कहते हैं। समझ गए? समास का मतलब है कि दो या दो से अधिक जो शब्द हैं, उनके अंदर की विभक्ति हटाकर एक नया शब्द बनाना, उससे भाव चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, तो उसको बोलते हैं समास। जैसे समास के सारे एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, जैसे यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, त्रिभुवन, राम, राज्य, ये सारे समास के उदाहरण हैं। समस्त पदों के संबंधों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यानी देखो, जोड़ते हैं एक साथ अलग अलग शब्दों को, तब तो उसको कहते हैं समास। और अगर एक कंप्लीट शब्द को हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, उसको कहते हैं समास विग्रह। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति का अगर समास विग्रह करना हो तो वो बनेगा शक्ति के अनुसार, लेकिन अगर लिख रखा हो शक्ति के अनुसार, ये समास क्या होगा, इसका यथाशक्ति इसको बोला जाएगा। ठीक है, शक्ति के अनुसार ये समास विग्रह होता है। तो हिंदी में समास प्राय नए शब्द निर्माण हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद इसमें बात करते हैं प्रथम पद और उत्तर पद के बारे में। तो समस्त पद या सामासिक पद का विग्रह करने के बाद समस्त पद के दो भाग हो जाते हैं। एक होता पूर्व भाग, एक होता उत्तर पद। एक होता पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। यानी कि जो पहले वाला हिस्सा है वो पूर्व पद कहलाता, दूसरे वाला हिस्सा वो उत्तर पद कहलाता है। जैसे घनश्याम है, इसमें घन और श्याम दो शब्द हैं, तो घन है ये पूर्व शब्द। पूर्व मतलब जो पहले जो आता है वो पूर्व शब्द, बाद में आने वाला उत्तर शब्द हो जाता है। ठीक है, जो दो पद पहले आता है वो पूर्व पद हो जाएगा, और जो बाद में आता है उसको उत्तर पद कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, पूर्व पद और उत्तर पद। इसके बाद आगे है, इसमें जिस खंड या पद पर अर्थ का मुख्य बोल पड़ता है उसे प्रधान पद कहते हैं। यानी कि जो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, इनमें से जिस भी पद के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ेगा, जो मेन इंपॉर्टेंट होगा, जो सारा मीनिंग डिसाइड करेगा, उसको बोलते हैं प्रधान पद। और जिस पद के अर्थ पर बल नहीं पड़ता उसको कहते हैं गौण पद। जिस पद के अर्थ पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा उसको गौण पद है। जो प्रधान का मतलब वो होगा जो हेड है, जिस पद के कारण सारा मीनिंग निकलेगा सेंटेंस का, उसको बोलते हैं प्रधान पद। अब देखते हैं समास के भेद। समास के भेद दो प्रकार के किए जाते हैं। एक तो कहते हैं संस्कृत भाषा की दृष्टि से, और एक है हिंदी भाषा की दृष्टि से। हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं, और संस्कृत में समास के 4 भेद माने गए हैं। दोनों के भेदों में अंतर है। संस्कृत की दृष्टि से समास के 4 भेद होते हैं, और हिंदी की दृष्टि से 6 भेद होते हैं।
तो पहले एक बार नाम देख लेते हैं। संस्कृत की दृष्टि से जो 4 भेद हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो वो है अव्ययीभावी समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास और उसके बाद बहुव्रीहि समास। यानी कि सबसे पहला है इसमें अव्ययीभावी समास, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि जो वर्ड है उसमें आगे वाला जो पहला पद वो प्रधान है, तो उसको बोलते हैं अव्ययीभावी समास। तत्पुरुष समास, अगर उसमें उत्तर पद प्रधान हुआ, कोई भी जैसे यथाशक्ति, अगर यथा प्रधान है तो उसमें अव्ययीभावी समास, अगर शक्ति पद प्रधान होता तो उसमें तत्पुरुष समास है। 2 पद बता रखे आपको। पूर्व पद क्या होता है, एक जो वर्ड है उसके 2 हिस्से होते हैं एक शब्द के, तो जो आगे वाला हिस्सा होता है वो पूर्व पद होता है और जो पीछे वाला हिस्सा होता है उत्तर पद। तो जिस शब्द में पूर्व पद आगे वाला पद अगर प्रधान है वो अव्ययीभाव होता है, और जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। सब्र करो, एक बार आराम से आपको एग्जाम्पल दे देकर अच्छे डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल एक बार बेसिक से आपको बता रहे हैं कौन कौन से समास होते हैं। ठीक है, डिटेल में अच्छे से एग्जाम्पल के साथ आपसे सारा काम करवाया जाएगा। क्लास अभी स्टार्ट हुई है, आराम से देखें, अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा। फिलहाल एक बार ब्रीफ में बताया जा रहा है। द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही प्रधान हो, और जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो वो हो गया बहुव्रीहि समास। ये सिंपल 4 समास है संस्कृत भाषा के आधार पर। देखो 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी कि जो आगे वाला हिस्सा होता है एक शब्द का वो पूर्व पद, पीछे वाला हिस्सा होता है उत्तर पद। जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो तो वो होता है अव्ययीभावी समास। कौन सा समास, अव्ययीभावी। जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वो होता है तत्पुरुष समास। जिसमें दोनों पद प्रधान हो वो होता है द्वंद्व समास, और जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वो होता है बहुव्रीहि समास। ये थे समास के 4 भेद संस्कृत भाषा के आधार पर। लेकिन हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से, 4 तो यही है, अव्ययीभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। हिंदी में 2 नए समास हैं, एक तो है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। ये 2 नए समास हिंदी भाषा में ऐड किए गए हैं। संस्कृत में 4 भेद होते हैं समास के, हिंदी में 6 भेद होते हैं। अव्ययीभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये 6 भेद बताए गए हैं हिंदी में समास के। तो अब इन 6 भेदों को हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि हम हिंदी की तैयारी कर रहे हैं ना कि संस्कृत की। तो जो 6 भेद जो समास के बताए गए हैं, 1 बाय 1 करके एक एक करके इन 6 के 6 भेदों को हमें पढ़ना है और इनका उदाहरण हमें देखना है। उदाहरण के साथ ये अच्छे से समझ में आएंगे। ये जो 2 समास है द्वंद्व और द्विगु, ये तो आप देखते ही पहचान जाओगे। द्वंद्व का मतलब जो बीच में डैश मिलेगा, 2 सेम से वर्ड मिलेंगे उनके बीच में छोटा सा डैश मिलेगा। द्विगु में संख्या मिलेगी, 1 गुण, द्विगुण, 3, 1 2 3 4 ऐसे कुछ संख्या मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके आपको बताई जाएगी कैसे आप समास पहचान सको। ठीक है, तो आपको डिटेल में सारी चीज़ आपको अच्छे से करवाई जाएगी। वो तसल्ली से आराम से क्लास देखते रहें। सबसे पहले जो समास है और वो है अव्ययीभावी समास। अव्ययीभाव समास जो बोलते हैं, इसमें जो पहला पद है, ये देखो अव्ययीभाव समास का हमने संस्कृत में पढ़ा था, जिसमें प्रथम पद प्रधान हो। तो जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है, यानी कि अव्यय पद के साथ दूसरे पद संज्ञा सर्वनाम कुछ भी हो सकता है, उसे अव्ययीभावी समास कहते हैं। प्रथम पद के साथ मिल जाने पर समस्त पद ही एक अव्यय बन जाता है। इन समस्त पदों का प्रयोग क्रिया विशेषण के समान होता है। अव्यय क्या होता है, अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर काल, वचन, पुरुष, लिंग आदि का कोई प्रभाव ना पड़ता हो। ये शब्द जहाँ भी प्रयोग किए जाते हैं उसी रूप में रहेंगे, जैसे यथा, प्रति, आ, हर, बे या नी। देखो ये कुछ नाम दे रखे हैं, पहले अक्षर दे रखे हैं। अगर किसी भी समास के अंदर ये नाम मिल जाए शुरू में, पहले शुरू में कोई समास यथा से शुरू हो तो यथाशक्ति, यथातीर्थ, या फिर प्रतिहार, प्रतिदिन, या फिर आ से शुरू होता है, या फिर हर से, या फिर बे या नी। ये 5-6 शब्द ऐसे हैं, अगर यहाँ से कोई समास शुरू होता है तो वो अव्ययीभावी समास होता है। पद के क्रिया विशेषण अव्यय की भांति प्रयोग होने पर अव्ययीभावी समास की निम्नलिखित स्थितियाँ बन सकती हैं।
अव्यय प्लस अव्यय, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर, आस पास, जैसे तैसे, यथाशक्ति, यत्तर तत्तर। अव्यय की पुनरुक्ति भी हो सकती है, जैसे धीरे धीरे, पास पास, जैसे जैसे। उसके अलावा संज्ञा और संज्ञा भी मिलती है, जैसे नगर डगर हम बोलते हैं, गांव शहर बोलते हैं, घर द्वार बोलते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति भी होती है, दिन दिन, रात रात, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, वन वन जाकर। संज्ञा और अव्यय मिलेंगे, जैसे दिवसों उपरांत, क्रोधवश। विशेषण संज्ञा, प्रति दिवस या फिर यथा अवसर। कृदंत और कृदंत मिलेंगे, जैसे जाते जाते या सोते जागते। अव्यय और विशेषण मिलेंगे, जैसे भरसक, यथासंभव। ये सारे जो चीज़ जो बताई गई है, ये क्रिया विशेषण पद पर जो अव्यय की भूमिका है उसके बारे में आपको बताया गया है। अब इसमें हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है, और वो है अव्ययीभावी समास के उदाहरण। अव्ययीभावी समास के हम उदाहरण देख के हम समझेंगे क्या क्या है। इधर ये समस्त पद दिए गए हैं, सारे जो नाम दिया गया है, और उसके बाद उसका विग्रह करके बताया गया है कि इस शब्द का क्या अर्थ होता है, ये अव्ययीभावी समास क्यों है। तो इसके हम उदाहरण देखते हम करते हैं अव्ययीभावी समास के। हर किसी समास के कम से कम 20 से 25 एग्जाम्पल हमने ले रखे हैं। 20 से 25 उदाहरण हर एक समास के हम करने वाले हैं। 6 समास हैं, सारे इम्पोर्टेंट उदाहरण हमने उठा रखे हैं। एग्जाम में जो बार बार जो पूछे गए हैं समास के जो एग्जाम्पल दे देकर, वो हमें पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि जो आप पढ़ो तो डायरेक्ट पेपर में वो ही आपको मिले। ठीक है, इससे आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा समास था, क्या करना, आपको डायरेक्ट देखते ही डायरेक्ट आपको याद आ जाए। जैसे सबसे पहला जो है वो है यथा रूप। यथा रूप, तो यथा रूप का मतलब है रूप के अनुसार। आपको पहले बताया यथा, प्रति और आ, हर, इन सभी से जो बनेगा समस्त पद, उसमें अव्ययीभावी समास होता है। तो जो भी यहाँ जहाँ यथा से जो समस्त पद जो बना है वो हमेशा अव्ययीभावी समास होता है। कौन सा होता है? अव्ययीभावी समास। अथा है यथा योग्य, यानी कि जितना योग्य हो। तीसरा एग्जाम्पल है यथा शक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार। प्रतिक्षण, तो जैसे बताया था आपको, प्रति जिसके आगे जुड़ेगा वो अव्ययीभावी समास होता है। प्रतिक्षण यानी कि प्रत्येक क्षण। अगला है इसमें भरपूर। भरपूर का संधि विच्छेद है, जो समास विग्रह बनेगा वो बनेगा पूरा भरा हुआ। ध्यान रखना, ये सारे अव्ययीभावी समास के उदाहरण हैं। अगला है अत्यंत। अत्यंत यानी कि अंत से अधिक। रातों रात, रात ही रात में। अनुदिन, दिन पर दिन, डेली यानी कि। निरंध्र यानी कि रंध्र से रहित, निरंध्र। अगला है इसमें आमरण। आमरण मैंने बताया था आ से जो शुरू होगा वो भी अव्ययीभावी समास होगा। आ प्लस दूसरा शब्द होना चाहिए। आ प्लस मरण है ये, आ प्लस मरण, तो ये हो गया अव्ययीभाव मरने तक। आ प्लस जन्म, आ जन्म यानी कि जन्म से लेकर। आजीवन यानी कि जीवन पर्यंत। फिर ये प्रति वाला आ गया, प्रतिशत, प्रत्येक शो पर। भरपेट, भर आ गया भर वाला भी अव्ययीभावी समास। अव्ययीभावी समास को आपको याद रखना है ना, तो ये 6 वर्ड हैं छोटे छोटे से, आप इनको याद रख लो, आपका अव्ययीभावी समास इसमें 90% क्लियर हो जाएगा। यथा, प्रति, आ, हर, बे और नी, ये 6 जो छोटे छोटे शब्द दे रखे ये याद रख लो। यथा, जो समस्त पद जो यथा से शुरू होगा, या फिर प्रति से, या फिर आ, या फिर हर, या फिर बे, या फिर नी, उसमें लगभग अव्ययीभावी समास पाया जाता है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो ये नाम याद रखो और अव्ययीभावी समास के निशान लगा दो, आपका काम खत्म। ठीक है, जैसे दे रखा प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्षय, तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंखों के सामने। दिनों दिन का मतलब है दिन पर दिन। सार्थक, सा प्लस अर्थ यानी कि अर्थ सहित। प्रसंग, प्रसंग के साथ। प्रत्योत्तर, उत्तर के बदले उत्तर देना, प्रत्योत्तर कहलाता है। अगला है इसमें यथार्थ। यथार्थ का अर्थ है अर्थ के अनुसार। आकंठ, कंठ तक। घर घर, हर घर या प्रत्येक घर।
यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा के साथ। याना दानार्थ, दान करने हेतु। उपकूल, कुल के समीप। अगला है कर्मानुसार। कर्मानुसार यानी कि कर्म के अनुसार, लाइन वाइज जो बोलते हैं इंग्लिश में। कर्मानुसार, कर्म, ये कर्म होता है लाइन में लगा होना, और ये होता है कर्मानुसार, कार्य के अनुसार, कर्म के अनुसार। एक मात्रा का ये फर्क है, उसमें कै के नीचे रह है और उसमें मैं के ऊपर रह है। अगला है इसमें अंतर्व्यथा। अंतर्व्यथा यानी कि मन के अंदर की व्यथा, मन के अंदर की पीड़ा। यथासंभव, जहाँ तक संभव हो। यथावत, जैसा था वैसा ही। अगला है यथास्थान। यथास्थान यानी कि जो स्थान निर्धारित है। प्रत्योपकार, उपकार के बदले किया जाने वाला उपकार। मंद मंद, मंद के बाद मंद यानी कि बहुत ही मंद। प्रतिलिपि, लिपि के समकक्ष लिपि यानी कि फोटोकॉपी। याव जीवन, जब तक जीवन रहे। अव्ययभावी समास के सारे उदाहरण हैं। समस्त पद और उसका विग्रह करके आपको बताया गया है। अव्ययभावी समास में जो वर्ड है और उसका मीनिंग है वो आपको डिटेल में समझाया गया है। ये ही एग्जाम्पल बार बार पूछे जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक आता है तो वो आप अव्ययभावी समास लगा देना। अव्ययभावी समास में प्रथम पद प्रधान होता है, वो ध्यान रखना। और ये कुछ जो शब्द दिए हैं इनसे अव्ययभावी समास बनता है। जिस भी शब्द के आगे पहले ये अक्षर मिल जाए, यथा, प्रति, आ, हर, बे, नि, इनमें से जो भी शब्द मिल जाए तो आप ये सोचना वो अव्ययभावी समास हो गया है। इसके बाद दूसरा जो समास है, पहला अव्ययभाव, दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में दूसरा पद यानी कि जो उत्तर पद जो बोलते हैं वो प्रधान हो। अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पहला पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है, इसलिए वह दूसरे पद विशेष्य पर निर्भर करता है अथवा दूसरा पद प्रधान होता है। यानी जो पहला दो पद होते हैं तो पहला पद या तो संज्ञा मिलेगा या विशेषण बनेगा, तो वो किस पर निर्भर होगा? दूसरे पद पर निर्भर होता है, तो इसलिए दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। जैसे जलधारा है, जलधारा का मतलब है जल की धारा, तो जल किस पर निर्भर हो गया? ये धारा के ऊपर निर्भर है। तो जल की धारा बह रही है। इस वाक्य में बह रही है का संबंध धारा से है, जल से नहीं है। धारा के कारण बह रही क्रिया स्त्रीलिंग में है। यहाँ बाद वाले शब्द धारा की प्रधानता है, अतः यह तत्पुरुष समास है। ये एग्जाम्पल देकर अच्छे से समझाया गया है कि तत्पुरुष समास के अंदर कैसे उत्तर पद है वो प्रधान होता है, यानी कि जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है। इस एग्जाम्पल में अच्छे से आपको समझाया गया है तत्पुरुष समास के लिए, जल की धारा, जल धारा का। आगे इसमें है तत्पुरुष समास के प्रथम के साथ कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर अन्य कारक का प्राय लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के अंदर कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर, अतः पहले पद में जिस कारक या विभक्ति का लोप होता है उसी कारक या विभक्ति के नाम पर इस समास का नामकरण होता है। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर कारक 8 होते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम कारक देख लेते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं हिंदी भाषा के अंदर। कारक 8 प्रकार से होते हैं। तो कारक कौन कौन से होते हैं वो सारे इसमें देखेंगे। कारक का नाम और उनके चिन्ह क्या है वो एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं। हिंदी भाषा के अंदर 8 प्रकार के कारक होते हैं हिंदी और संस्कृत में। पहला है कर्ता, कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्ता ने। दूसरा है कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदाय कारण, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। इनके चिन्ह याद रखने हैं। कर्ता का ने, कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के भाव में, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे ओ। आपको सीधा सीधा याद रखना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदाय के लिए, आपादान से अलग होना, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। ये 8 कारक हैं और ये उनके चिन्ह बताए गए हैं। जिस वाक्य में जैसे राम ने श्याम को, तो राम क्या हो गया? कर्ता कारक, और कर्म को कर्म जिस जहाँ पर को आए वो कर्म कारक होता है। इस हिसाब से 8 कारक होते हैं। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में 8 कारक होते हैं।
तो तत्पुरुष समास के अंदर इन 8 कारकों में से कर्ता कारक नहीं है और संबंध कारक इनका कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो तत्पुरुष और संबोधन कारक इसमें चिन्हों का लोप होता नहीं है, तो बाकी का चिन्ह लोप हो जाता है। तो अब फटाफट से जो 6 कारक बच गए उनके आधार पर ही तत्पुरुष समास का विग्रह होता है अलग अलग। तो सबसे पहला जो तत्पुरुष समास का है वो है कर्म तत्पुरुष। कर्ता तत्पुरुष होता नहीं है और ना ही संबंध वाला होता है, संबोधन वाला। तो पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष इसमें समास का विग्रह देखते हैं, जैसे है हस्त गद। हस्त गद यानी कि हाथ को गद। जाति गद, जाति को गया हुआ। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। को शब्द आएगा इसमें, को जो चिन्ह है वो यूज किया जाएगा जो समास है उसका विग्रह करने पर। तो इसका मतलब वो हो गया कर्म कारक। कर्म का चिन्ह है को। तो इसमें जैसे दुख हर, दुख को हरने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। पद प्राप्त, जो पद को प्राप्त है। इसमें जहाँ भी आप एग्जाम्पल जो इनका समास का विग्रह करोगे तो उसमें को शब्द, जो को चिन्ह है वो आएगा। को चिन्ह किसका होता है? कर्म कारक का। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देशगत, देश को गत। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। को इसमें आएगा। सभी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आराम आराम से। ये सारे हैं कर्म कारक के। ये सारे एग्जाम्पल कर्म कारक के इसमें दिए गए हैं। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। चक्रधर, चक्कर को धारण करने वाला। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। तो ये सारे हैं कर्म कारक के। अगला जो कारक है वो है कर्ण कारक। कर्ण का अर्थ है से या के द्वारा। से या फिर के द्वारा ये चिन्ह इसमें मिलेंगे। जैसे इसमें है तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। श्रम साध्य, श्रम से साध्य। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया गया। रतन जड़ित, रतन से जड़ित। इसमें जो चिन्ह मिलेंगे वो द्वारा या फिर से, ये चिन्ह इसके अंदर मिलेंगे। द्वारा या फिर से, ये चिन्ह इसके अंदर मिलेंगे कर्ण कारक के अंदर। जैसे मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ है। सूरकृत, सूर द्वारा कृत। गुरुदत्त, गुरु द्वारा दत्त। भूख मरा, भूख से मरा हुआ। कपड़ छान, कपड़े से छाना हुआ। स्वयं सिद्ध, स्वयं से सिद्ध हुआ। शोकाकुल, शोक से आकुल। ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। सभी में से चिन्ह का प्रयोग हुआ है। से या फिर द्वारा, ये चिन्ह प्रयोग किए गए हैं कर्ण कारक के अंदर। अगला कारक है और वो है संप्रदान कारक। कौन सा कारक है ये? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का संबंध है से के लिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। तो इसमें चिन्ह आएगा के लिए। के लिए चिन्ह देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। भूतकली, भूतों के लिए बलि। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। शपथ पत्तर, शपथ के लिए पत्तर। स्नानघर, स्नान के लिए आगार। तो ये जो भी समास है उनका विच्छेद करेंगे तो उसमें चिन्ह मिलेगा के लिए। तो ये होता है संप्रदाय के लिए। ठीक है, ये सारे संप्रदाय तत्पुरुष समास के उदाहरण दे रखे हैं। अगला जो है वो है अपादान तत्पुरुष। अपादान का मतलब है अलग होने का भाव, से अलग होना। रोग मुक्त, रोग से अलग होना। ठीक है, एक से उसमें भी था कर्ण कारक में, उसमें था जोड़ने वाला, और इसमें जो से है वो अलग करने वाला है। लोक भय, लोक से भय। राजद्रोह, राज से द्रोह करना। जल रिक्त, जल से रिक्त होना। तो ये आपादान तत्पुरुष के सारे उदाहरण हैं। ये जो कारक यूज करे जा रहे हैं, से अलग होने का भाव इसमें है। सेवा मुक्त यानी कि सेवा से मुक्त होना। अगला है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में का, के, की, रा, रे, ये 6 चिन्ह मिलेंगे। जैसे देवदास, देव का दास। लखपति, लाखों का पति। करोड़पति, करोड़ों का पति। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। राजभाषा, राज्य की भाषा। भूकंप, भू का कंपन। रामचरित, राम का चरित्र। दुख सागर, दुख का सागर। ये सारे उदाहरण दिए गए हैं संबंध कारक के आधार पर संबंध तत्पुरुष समास के। ये सारे उदाहरण दिए गए हैं। आपको ये सारे उदाहरण इसमें देख के करने हैं। सारे के सारे उदाहरण आपको देखने हैं। ये गामोत्थान, गांव का उत्थान। वीर कन्या, वीर की कन्या। पुत्र वधू, पुत्र की वधू।
लास्ट जो कारण चौथा है वो है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण का अर्थ होता है में और पर। में और पर ये अधिकरण कारक के हिस्से हैं। तो अधिकरण में ग्रामवास, ग्राम में वास, आप बीती, आप पर बीती, इसमें जो चिन्ह यूज होगा में और पर, ये चिन्ह इसमें यूज किए जाएंगे। में पर ये चिन्ह यूज किए जाएंगे अधिकरण कारक के अंदर। रणजीत, रण में जीतने वाला। रणधीर, रण में धीर। रण कौशल, रण में कौशल। वनवास, वन में वास। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय। नीति निपुण, नीति में निपुण। सिर दर्द, सिर में दर्द। ये सारे उदाहरण इसके दिए गए हैं। ये सारे के सारे उदाहरण इसमें दिए गए। कर्मनिष्ठ, कर्म में निष्ठ। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। सर्वोत्तम, सर्वों में उत्तम। कर्मवीर, कर्म में वीर। तो ये सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास के 6 कारकों के आधार पर ये उदाहरण हैं और सभी कारक चिन्ह आपको याद करने हैं। उसके आधार पर आप आसानी से इन सभी कारकों का विभाजन कर सकते हैं। कर्ता और संबोधन कारक तत्पुरुष समास में नहीं है, बाकी 6 कारक इसमें होते हैं और ये सभी के एग्जाम्पल काफ़ी संख्या में एग्जाम्पल दे समझा रखे हैं। पेपर के अंदर इन्हीं एग्जाम्पल में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिलेगा और जो आप फटाफट देखते हैं आप बता सकते हो ये कौन सा तत्पुरुष समास है। कर्म, करण, संप्रदाय, आपादान, अधिकरण, संबंध, ये सारे कारक जो हैं ये सारे तत्पुरुष समास होते हैं। तो ये सारे तत्पुरुष समास के अलग अलग भागों में सभी के उदाहरण देकर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है। इसमें हमेशा जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये आज हमने देखे हैं वो है तत्पुरुष समास के। इसके पहले है अव्ययभावी समास। ये है सारे कारक जो हमें देखने हैं 8 के 8, इनके स्क्रीनशॉट ले लो बेशक से। पहला है कर्म कारक और दूसरा है करण कारक। पहला समास हमने देख लिया है अव्ययभावी समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। अब देखते हैं तीसरा समास। अगला जो समास है और वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व नाम से ही वो है आपस में, दो के बीच में आपस में लड़ाई होना, द्वंद्व। जिस समस्त पद में दोनों ही पद प्रधान हो, जितने भी पद सारे पद प्रधान हो, वो होता है द्वंद्व समास। सबसे आसान होता है इसको पहचानना। क्यों? क्योंकि इसका जो समास जो होता है उसके बीच में ये जो हमें डैश लगा मिलता है एक सबसे बड़ा, तो जैसे देश विदेश, राम लक्ष्मण, रात दिन, इस हिसाब से। और इसका जब विच्छेद करेंगे तो बीच में और, या और अथवा, ये जो 3-4 चिन्ह है ये आपको मिलेंगे। द्वंद्व समास आपको देखते ही पहचान में आ जाएगा। इसमें अगर जब समास का विग्रह करेंगे तो और आएगा या फिर अथवा बनेगा आदि, ये सारे चिन्ह इसमें बनेंगे। जैसे ये दे रखे, लगभग मोस्टली ज़्यादातर जो द्वंद्व समास के उदाहरण मिलेंगे उसमें जो समास है उसके बीच में ये डैश लगा मिलेगा। लगभग ये डैश लगा मिलता है। जहाँ पर डैश नहीं है, दूध रोटी जैसे, तो इसमें दूध और रोटी, ये एक साथ 2 शब्द मिलेंगे, दोनों का अलग अलग मतलब होगा और दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, एक दूसरे का अर्थ पूरा करते होंगे। जैसे पढ़ा लिखा, हरी हर, इनके बीच में लगभग ये जो डैश है ये लगभग सभी में मिलेगा। बाकी ये सारा आप इसमें देख सकते हो। राधे श्याम, राधे और श्याम। सीताराम, सीता और राम। गौरी शंकर, गौरी और शंकर। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। 68, 8 और 60। 25 जो संख्या है ये ध्यान रखो, जैसे 25, 5 और 20, 25। एक द्विगु समास भी आएगा, उसमें भी ये संख्याओं का काफ़ी योगदान है। जैसे छात्र छात्राएं, छात्र और छात्राएं। कंद मूल फल, कंद और मूल और फल। गुरु और शिष्य। राग और द्वेष, 1 या 2, 10 या 12, या तो और मिलेगा या 12 मिलेगा। सबसे बड़ी पहचान तो इनके बीच में डैश लगा मिलता है 99% एग्जाम्पल के बीच में। जिसके बीच में नहीं मिलेगा तो उसके अगर उसका हम समास विग्रह करेंगे तो वो या तो और शब्द से जुड़ेगा या फिर बीच में अथवा मिलेगा या फिर या मिलेगा। ये 3 शब्द उसमें मिलेंगे। लगभग जो मोस्टली है उन सभी में ये बीच में डैश, ये जो हाइफन है ये आपको मिलेगा। रुपया पैसा, आहार निद्रा, हाथ पाँव, कपड़े लत्ते, बहू बेटी, धन दौलत, चाय पानी, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं द्वंद्व समास के।
सबसे आसान होता है द्वंद्व समास को पहचान करना। द्वंद्व समास के बाद आगे जो समास है, समास का भाग नंबर 4 है और वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को पहचानना काफ़ी आसान है। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, ये ध्यान रख के चलना है। जरा सी समानता इनमें जरा सा डिफरेंस होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान ना हो, यानी कि दोनों ही पदों का कोई मतलब निकाल के तीसरा मतलब निकले, उसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। अच्छा, पेपर में किसी का ऑप्शन बहुव्रीहि मिलेगा तो वहाँ पर कर्मधारय ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। जहाँ दोनों ही ऑप्शन में होंगे तो आप कर्मधारय भी लगा सकते हो। बहुव्रीहि समास जो है वो कर्मधारय समास हो सकता है, लेकिन जो कर्मधारय समास है वो बहुव्रीहि समास नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। एक बार कर्मधारय लास्ट में करेंगे तब आपको समझ में आएगा आसानी से। बहुव्रीहि समास का मतलब जो ये शब्द दिया है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। ये किसी तीसरी चीज़ को, ना तो लंब का मतलब है, लंबोदर का अर्थ है लंबे उदर वाला, तो ना तो लंबे से मतलब है ना पेट से मतलब है। लंबोदर का अर्थ हो गया जो समास में लंबा है उदर जिसको हम कहते थे अपने पहचानने के लिए गणेश को क्या कहा जाता है, लंबोदर। अजानुबाहु, अजानुबाहु मतलब घुटनों तक जिसकी बाहुएं हैं वो, और ऐसा कौन है, भगवान विष्णु। बहुव्रीहि समास का मतलब है जो वर्ड दिया गया है, जो समास दिया गया है, उस समास का हम विग्रह करेंगे, तब पता चलेगा ये क्या बता रहा है, और उसका फिर कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा, तो वो होता है बहुव्रीहि समास। सबसे इम्पोर्टेंट होता है बहुव्रीहि और कर्मधारय समास। अधिकतर एक उदाहरण इन पर ही आते हैं, जैसे अजात शत्रु। अजात शत्रु नहीं पैदा हुआ, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, अजात शत्रु, ऐसा कौन है, कोई व्यक्ति विशेष। मकर ध्वज, मकर ध्वज यानी कि जिसके मकर का ध्वज है, और वो कौन है, कामदेव। ठीक है। जैसे आशुतोष, वह जो आशु तुष्ट हो जाते, जो शीघ्र ही तुष्ट हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं, तो ऐसे कौन किनको संज्ञा दी गई है, आशुतोष की भगवान शिव को संज्ञा दी गई है। यानी कि इनका जो समास जो दिया गया है आगे, इस समास का जैसे ही हम विग्रह करते हैं, ये जो आगे समास दिया गया है, इसका जैसे ही हम विग्रह करेंगे तो कोई तीसरा नाम इसमें बन के हमारे सामने आता है। जैसे युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर का समास विग्रह करेंगे तो जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, ये तत्पुरुष समास का भी उदाहरण है, ध्यान रखना। और ये कर्मधारय समास का भी उदाहरण है, और ये बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण है। तो युद्ध में स्थिर जो रहता है युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर कौन है, धर्मराज, जो पांडवों का सबसे बड़ा था, वो भी युधिष्ठिर कहलाता है। जैसे अगला है शठानन। शठानन ये द्विगु समास का भी उदाहरण बनेगा, आगे जब पढ़ेंगे। शठानन यानी कि जिसके 6 मुख हैं, ये तो हो गया, लेकिन 6 मुख वाला और कौन है, कार्तिकेय। भगवान शिव के जो पुत्र है कार्तिकेय, वो भी शठानन के नाम से जाने जाते हैं। जैसे त्रिवेणी, त्रिवेणी का अर्थ है जहाँ 3 नदियों का, जो 3 वेणी 3 नदियों का संगम स्थल, तो नॉर्मल हम कहेंगे त्रिवेणी, तो ये आ जाएगा द्विगु समास, लेकिन ये बनेगा कहाँ पे होता है, ये प्रयागराज के अंदर, तो त्रिवेणी इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह, और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है पंचवटी, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो ये सारे इसमें दिए गए हैं, यानी कि बहुव्रीहि समास वो बनेगा जो, अगर कोई समास उसका अगर हमें कोई एग्जाम्पल पता है भाई ये उस चीज़ का दूसरा नाम है, तो वो बहुव्रीहि समास होगा। जैसे चक्रधर, चक्कर को जो धारण करता है, और कौन करते चक्कर को धारण, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण। पतझड़, वह ऋतु जिसमें पत्ते झड़ते उसको क्या कहते हैं, पतझड़, और इसका दूसरा नाम क्या है, बसंत ऋतु, तो इसमें क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। ये सारे उदाहरण बहुव्रीहि समास के दिए गए हैं। आगे आगे समास लिखा गया है, कौन सा समास है ये सबसे आगे आगे लिखा गया है। उसके बाद ये समास का विग्रह करके लिखा गया है, और एकदम लास्ट में इसका मतलब निकाला गया कि ऐसा कौन से संज्ञा होती है जो तीसरा पद इसका बनाया गया है। जैसे एक दंत, एक दंत का अर्थ है जिसका एक दांत हो, ये एग्जाम्पल है। जैसे एक दंत, एक दांत होता है जिसका, और एक दंत कौन होता है, गणेश जी भगवान। नीलकंठ यानी कि जिसका कंठ नीला होता है, और ये कौन है, भगवान शिव होते हैं। पीताम्बर, पीले वस्त्र जिनके होते हैं, वो होते हैं भगवान विष्णु। तो जहाँ पर बहुव्रीहि समास दिखे वहाँ पर कर्मधारय समास भी आप लगा सकते हो। बहुव्रीहि समास ऑप्शन में बहुत कम ही देते हैं बहुव्रीहि समास, क्योंकि आसानी से कोई भी क्वेश्चन को बहुव्रीहि समास, किसी भी ऑप्शन को लगभग बहुव्रीहि समास आसानी से बना सकते हैं।
तो जैसे चतुर्भुज है, ये द्विगु का भी उदाहरण है, द्वंद्व का भी, उसका अव्ययभाव का भी उदाहरण है। चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी, और वो कहते हैं भगवान विष्णु को। तो ये सारा उदाहरण है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक ये जरूर पूछता, पंकज जो कीचड़ में जन्म लेता कमल, ये बहुव्रीहि समास का मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है पंकज का, जिसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एक पंकज, अकेला पंकज, पंकज को जो कमल का पर्यायवाची शब्द जिसको कहते हैं, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारे इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बहुव्रीहि समास के। मारुति नंदन और जो हनुमान का सचिपति जो देवता इंद्र को कहते हैं, वसंत दूत कोयल होती है, गजानन हाथी जैसे मुख वाला गणेश, गजवदन जैसे हाथी जिसका वदन है गणेश, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा का जो पुत्र है नारद, भूतनाथ भूतों के जो नाथ है वो है भगवान शिव, लंकेश जो लंका का स्वामी है कौन, रावण, सिंधुजा जो सिंधु में जन्मी है कौन, लक्ष्मी, दिनकर जो दिन को करता है कौन, सूर्य। तो ये सारे उदाहरण दिए गए हैं बहुव्रीहि समास के। ये सारे उदाहरण हैं। बहुव्रीहि समास का मतलब है दोनों ही पदों से कोई तीसरा पद बनता हो, तीसरा पद प्रधान होता हो। जैसे इसका जो हम इसके जो अर्थ निकालते हैं, वो जिस भी शब्द का कोई अर्थ वो निकले, जिसका मतलब सिनोनिम जो बोलते हैं वो जिसका कोई निकलता है वो उसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो तीसरा पद जिसमें प्रधान होता है, कोई भी अन्य तीसरा पद शब्द जो दिया प्रॉपर, उसको समास को छोड़कर कोई अन्य पद जो इसका प्रधान होता है, जो इसका पर्यायवाची शब्द जो होता है, अगर किसी समास का पर्यायवाची शब्द बनता है तो वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। ये इतना आसान रहे याद रखना का। और जो द्वंद्व समास है उसमें बीच में डैश मिलेगा, राम और श्याम, सीता और गीता, और लगेगा या फिर अथवा लगेगा। और जो समास दिया उसके बीच में एक डैश लगा मिलेगा। ठीक है, तो अव्ययभावी समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया और बहुव्रीहि समास हो गया। अब नंबर 5 पर चलते हैं हम अगले समास के ऊपर। नंबर 4 बहुव्रीहि समास हो चुका है, अब नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 पर है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पहला पद विशेषण अथवा उपमान हो और दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि जिसमें बाद वाला पद प्रधान हो लेकिन पहला पद विशेषण हो, उसकी विशेषता बताता हो। तो कर्मधारय समास के 2 भेद होते हैं। पहला होता है विशेषतावाचक कर्मधारय। इसमें प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। जैसे महाराज, राज्य महान है जो राजा, महाराज। महापुरुष, महान है जो पुरुष। नीलाकाश, नीला है जो आकाश। महाकवि, महान है जो कवि। ये विशेषता बताते हैं दूसरे शब्द की। जो पहला पद है वो दूसरे पद की विशेषता बताएगा। ध्यान रखना, इसमें पहला पद हमेशा दूसरे पद की विशेषता बताएगा। महासंयोग, महान है जो संयोग। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। सज्जन, सत्य है जो जन। महात्मा, महान है जो आत्मा। सद्बुद्धि, सत्य है जो बुद्धि। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। तो ये सारे उदाहरण दिए गए हैं कर्मधारय समास के। सेम उदाहरण बहुव्रीहि समास में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुव्रीहि अगर आपको नहीं मिलते तो कर्मधारय का उत्तर जरूर लगा दें। ठीक है, जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल। महाजन, महान है जो जन। महादेव, महान है जो देव। जैसे ये देखो, पीताम्बर, श्वेताम्बर, ये सारे एग्जाम्पल हमने बहुव्रीहि समास में भी, सारे उदाहरण हमने वहाँ भी देखे थे। सारे उदाहरण हमने बहुव्रीहि समास में देखे थे, ये हम कर्मधारय समास में भी देखने लग रहे हैं। तो अगर इसका कर्मधारय लगाओ उत्तर तो भी ठीक रहेगा, कर्मधारय और बहुव्रीहि लगाओ तो भी ठीक रहेगा। पेपर में जो सवाल आता है उसमें 2 ऑप्शन पक्का मिलते हैं, एक मिलेगा द्वंद्व और एक द्विगु। और ऑप्शन जो क्वेश्चन होगा वो इन दोनों में से बिल्कुल नहीं होगा, या तो तत्पुरुष समास का उदाहरण मिलेगा या फिर कर्मधारय का। तो ये आपको एग्जाम्पल दिए जाए सारे के सारे। कलमुहा, काला है मुँह जिसका। नकटा, नाक कटा है जो। ये सारे उदाहरण दिए हैं, आप ये ही उदाहरण देख के जाएं, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो उदाहरण दे रखे इन्हीं में से ही सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। ये जो उदाहरण है ये सारे कर लिए। दूसरा जो कर्मधारय समास का जो भेद है, पहला तो है विशेषणवाचक, दूसरा है उपमानवाचक।
इसमें एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। जैसे बाहुदंड, बाहु है दंड समान जिसके। चंद्रवदन, चंद्र के समान मुख। कमल नयन, कमल के समान नयन। मुखारविंद, अरविंद रूप मुख। मर्ग नयनी, मर्ग के समान नयनों वाला। ये सारे दे रखे हैं उपमेय उपमान वाचक कर्मधारय समास के उदाहरण। देह लता, देह रूपी लता। कर कमल, कमल रूपी कर। वचन अमृत, अमृतवाणी। तो ये सारे एग्जाम्पल थे, ये सारे उदाहरण हमने एक एक करके पढ़े हैं कर्मधारय समास के। कर्मधारय समास के दो भेद हमने पढ़े हैं। कर्मधारय समास के दो भेद हमने पढ़े हैं और इसमें ध्यान रखना, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है, तो वो होता है विशेषण, विशेषतावाचक कर्मधारय, विशेषतावाचक कर्मधारय। और दूसरा होता है उपमानवाचक कर्मधारय, उपमानवाचक कर्मधारय। लास्ट जो समास है सबसे अंतिम, और वो है द्विगु समास। इसमें सबसे बड़ी बात है जो संख्यावाचक पद होता है, पहला जो पद है वो संख्यावाचक होता है और दूसरे शब्द के बारे में, दूसरे पद के बारे में बताता है। इसमें संख्या मिलेगी, जैसे एक लिंग, दो राह, तिराह, चौराहा, पंचतत्व, शताब्दी, पंचवटी, नवरत्न। इनमें गिनती मिलेगी। दो राह मतलब दो राह, तिराह मतलब तीन राह, चौराहा मतलब चार राह, पंचतत्व यानी कि पांच तत्व, जिसमें गिनती मिले त्रि, चतुर, पंच, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवमी, दसवीं, एकम, द्वितीय, एक तरफा, इकलौता, चतुर्भुज, त्रिभुज। ये सारी चीज़ें जो मिले, जहाँ पर गिनती मिले, वो सारा होता है द्विगु समास। कौन सा होता है? द्विगु समास। तो ये सारे समास 6 के 6 हमने कर लिए हैं। लास्ट में एक चीज़ और दे रखी है छोटी सी, और वो संधि और समास में क्या फ़र्क, क्या समानता है। संधि और समास, इन दोनों में असमानता है। संधि दो ध्वनियों या वर्णों का योग है, जबकि समास में दो शब्दों का मेल होता है। संधि में ध्वनि विकार आवश्यक है, जबकि समास में ध्वनि विकार तभी होता है जब सामायिक पद में संधि की स्थिति हो, अन्यथा नहीं। अब संधि और समास में समानता क्या है? दोनों ही नवीन शब्दों के सर्जन में सहायक नए शब्द बनाए जाते हैं, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करने में भी सहायक होते हैं, और दोनों ही कम शब्दों में अधिक भाव व्याख्या करने की शैली में सहायक होते हैं। तो ये सारा टॉपिक था समास का, जो हमने कर लिया है। समास 6 होते हैं: अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। द्वंद्व समास में बीच में डैश मिलेगा और द्विगु समास में गिनती मिलेगी। ठीक है। कर्मधारय समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा। बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे पद के बारे में बात चलेगी। तत्पुरुष समास में जो कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदाय, कर्ता और संबोधन को छोड़कर 6 कारकों के आधार पर जो विशेषता, जो चिन्ह यूज हो, तो तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद पहला था अव्ययभाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान हो। तो ये सारे हमने देखे हैं, और जो अव्ययभावी समास के जो हमने उदाहरण देखे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट थे, इसमें से 6 शब्द होते हैं। इनमें से अगर कोई शब्द हो तो अव्ययभावी होता है, जैसे यथा, प्रति, आ, हर, बे और नि। तो ये थी इम्पोर्टेंट क्लास समास की। ये 6 भाग समास के हमने पढ़े हैं, सभी की एक एक की परिभाषा हमने देखी है। और ये क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, तो आप ये सारी कुछ आराम से देखें। क्लास लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन समास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समास का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसलिए आज हमने एक ही क्लास में कर दिया है। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।